हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 9th क्लास का थर्ड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का आपका बनता है परमाणु एवं अणु के बारे में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परमाणु एवं अणु, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परमाणु एवं अणु के पीछे काफ़ी बड़ी एक केमिस्ट्री छुपी हुई है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों की खोज छुपी हुई हैं जिनके द्वारा ही बताया गया परमाणु के बारे में और अणु के बारे में। एक कहानी के तौर पे ले लेते हैं। आज से काफ़ी वर्ष पहले, काफ़ी साल पहले, कुछ सदियों पहले क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने ये बात का पता लगाया था कि जो पदार्थ हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि जो पदार्थ हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? तत्वों से। और आधुनिक समय में ये देखा गया है कि हमारे पास आज के समय में 118 तत्व मौजूद हैं जो अभी हमारे, जिनसे सारी की सारी चीज़ें जो हैं बनी हुई हैं वो उन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं, ये माना गया है। ये आपको 118 तत्व यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इन सभी तत्वों से मिलकर, ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, इन्हीं से मिलकर जो है हमारी, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारी दीवार है, चाहे हमारे घर हैं, चाहे वो हमारा कोई भी चीज़ है, चाहे हमारा खाना है, हर एक चीज़ इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यानी हर एक पदार्थ इन तत्वों से मिलकर बना होता है। ये बात वहाँ पर खोज ली गई थी। अब ये तत्व, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम देखते हैं, जैसे लोहे की कोई चीज़ हमने देख ली तो किससे मिलकर बनी है? आयरन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रहा आपका आयरन, जो आपको दिख रहा होगा, जिसको दर्शाते हैं Fe से। देखिए, जो इनके बड़े बड़े जो अक्षर लिखे गए हैं, ये इनको दर्शाया किससे जाता है, ये लिख रखा है। सिंबल्स क्या है इनके। दूसरी चीज़, इनके नाम भी लिख रखे हैं साथ में, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें, जो लकड़ी होती है हमारी, लकड़ी किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन से मिलकर बनी होती है। ये रहा हमारा कार्बन, जिसको सी से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। जो नमक है हमारा, वो सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। ये सोडियम रहा। क्लोराइड के लिए क्लोरीन जो है वो ये रहा आपका, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये सारे तत्वों से मिलकर ही हमारी सारी चीजें बनी होती हैं, ये वहां पर बताया गया। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि मान लीजिए हमने जैसे लोहे की कोई भी, मान लिया कील ले लिया, लोहे की भी कोई बड़ी चीज ले ली, तो उसको और कितने छोटे भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, कि कितने छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। मान लीजिए प्लास्टिक का पेन है, तो अगर प्लास्टिक है या फिर किसी कार्बन से मिलकर ये बना है, तो इसको कितने छोटे भागों में बांटा जा सकता है? क्या इसका कोई ऐसा छोटा भाग होगा जहां पर जाकर वो चीज रुक जाए और आगे ना बांटी जा सके? तो इसीलिए वहां पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का, जो कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे उस समय के, उन्होंने इस बात के ऊपर खोज करना शुरू किया कि जितने भी तत्व जो हैं, जितने पदार्थ हैं हमारे चारों तरफ के, वो तत्वों से मिलकर बने हैं। तो तत्व जो हैं वो किन से मिलकर बने हैं? तत्व जो हैं वो किन से मिलकर बने हैं, उनकी छोटी इकाई क्या है, इसके बारे में खोज शुरू हो गई। लेकिन तब तक सिर्फ एक खोज स्टार्ट हुई थी। तब महर्षि कनाड जो हैं हमारे, एक इंडियन जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि यदि हम क्या करें, किसी भी पदार्थ को, द्रव्य से जो लिखा गया है द्रव्य पदार्थ, किसी भी पदार्थ को अगर हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं और बांटते जाए, तो हम एक ऐसे समय पर पहुंच जाएंगे जहां पर जाकर, एक ऐसा समय आएगा जहां पर जाकर उस पदार्थ को, उस जिस भी चीज को हमने बांटा गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, उस पदार्थ को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। और उन्होंने उसको बताया कि वो परमाणु कहलाया। क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। क्या बताया महर्षि कनाड ने? कि जितने द्रव्य यानी जितने भी पदार्थ हैं, उनको अगर छोटे छोटे भागों में बांटा जाए और छोटे छोटे भागों में बांटते चले जाएं, तो एक ऐसा समय जरूर आएगा जब उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, नहीं बांटा जा सकता। उसी समय पर, उसी कुछ बाद जो है, बहुत सारे और जो है वैज्ञानिकों ने, जो पखुदा, जो हमारे कहते हैं हम, जो एक साइंटिस्ट हुए हैं, भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी जो है परमाणु के ऊपर अपने कुछ विचार जो है वो दिए थे। उसी प्रकार फिर उसी समय पर ग्रीक जो साइंटिस्ट हुए, डेमोक्रिट्स, उन्होंने ये बताया, उन्होंने भी यही बात की, जो है खोज की, यही बात उन्होंने प्रतिपादित की कि अगर पदार्थ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएं ना, अगर और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएं,
तो उसको एक समय आने पर और अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। और उन्होंने भी उसका नाम परमाणु रखा कि वो परमाणु कहलाया। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जो भाषा है, जो सॉरी ग्रीक है, ग्रीक में इसको बोला जाता है, जो परमाणु जो एटॉमिज्म है, इसको बोला जाता है जिसको और तोड़ा ना जा सके। इसका मतलब क्या होता है? परमाणु का जिसको और तोड़ा ना जा सके, ग्रीक में इसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए उसको नाम दिया गया कि ये परमाणु होगा। लेकिन उस समय तक कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिससे साफ क्लियर दिखाया जा सके कि ये परमाणु होगा और सारे तत्व जो हैं इन्हीं परमाणु से मिलकर बने हैं और इससे आगे इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तब तक ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ धारणाएं थी, बहुत सारी विचारधाराएं थी जो दी गई थी। जब 18वीं शताब्दी में, जब 18वीं शताब्दी के आखिरी समय तक वैज्ञानिकों के मन में ये बात आना शुरू हो गई कि यदि यदि सारे पदार्थ आपके इन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएं उनको, तो वो एक समय आने पर और नहीं तोड़े जा सकते, जिसे परमाणु बोला गया। वहीं से ये बात पता चली कि जो तत्व हैं, जो ये आपस में तत्व हैं, ये अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्यों अभिक्रिया करना जरूरी है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये सारा फिर वहां से जो है चलना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों होता है। तब वहां पर जोसेफ एल प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो है नियम जो है बताया, किसके बारे में? तत्वों के बारे में, कि तत्व आपस में अभिक्रिया क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सारा हमारा, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो हमारा संयोजन नियम क्या कहता है? ठीक है, तो अब आता है रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। देखिए, हेडिंग डालिए, रासायनिक संयोजन के नियम। यहां पर दो नियम प्रतिपादित किए गए, लेकिन रासायनिक संयोजन के नियम क्या कहता है? इसके द्वारा यह बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक अगर पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो वो जो है दो नियमों पर आधारित होते हैं। यानी कि उनकी जो अभिक्रिया है वो दो नियमों पर आधारित होती है। कैसे बताएंगे? कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों की रासायनिक या के द्वारा की गई अभिक्रिया, पदार्थों की अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया दो नियमों पर आधारित होती है, दो नियमों पर आधारित होती है। और वो दो नियम क्या हैं, वो अब हम देखते हैं। जो पहला नियम दिया गया उसको बोला गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोला गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी जितनी भी हमारी अभिक्रियाएं होंगी, जब तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्यों करते हैं, उसके लिए एक दो नियम दिए गए। और उन नियमों में बताया गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा क्या बताया जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हम लिखेंगे किसी भी रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसका? द्रव्यमान का न तो सृजन हो सकता है, न तो सृजन होता है,
न ही विनाश होता है। तो क्या बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अब आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे हमने देखा कि जब लकड़ी को हम जला देते हैं, लकड़ी को जब हम जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती है, जो हमारे लिए तो हानिकारक है। हमें बोला जाता है कि उससे दूर रहें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं। तो जब लकड़ी को जलाया जाता है तो जलाने के लिए क्या यूज की जाती है, जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो वहां पर यूज की जाती है, और वहां पर कार्बन होता है लकड़ी में, और वो कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और फिर वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी जो लकड़ी है वो किससे मिलकर बनी, इस तत्व से मिलकर बनी, कार्बन से। हवा जो है, जिसकी प्रेजेंस में हवा में क्या थी जिसकी वजह से वो जला, वो थी ऑक्सीजन, जो ये रही। अब दोनों है तो तत्व, और इन्हीं तत्वों के आपस में अभिक्रिया करने से क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया बनी। जैसे मान लीजिए वो कार्बन था, ऑक्सीजन हुई, और हमने उसको क्या किया, जलाना शुरू किया, तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा बताया गया कि जो द्रव्यमान होगा उस रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन आने पर जला है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो उस केस में सारे के सारे में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ना तो वहां पर द्रव्यमान और ज्यादा बनेगा और न ही उसका नाश होगा। मान लीजिए आपने इस तरफ जो लिए, देखिए ये होती हैं जो अभिक्रिया करने से पहले जो चीजें ली गई, और एक होता है जो अभिक्रिया करने के बाद बनी है। इनको बोला जाता है उत्पाद, और इनको बोला जाता है वो पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारक जिन्हें बोला जाता है। तो यहां पर इनका मान लीजिए कुल द्रव्यमान था 5 किलोग्राम। तो इस तरफ जो आपका उत्पाद बनेगा ना, वो भी कितना बनेगा, 5 किलोग्राम द्वारा ही बनेगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो द्रव्यमान को किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। वो यूं का यूं रहता है, उस अभिक्रिया के होने से पहले और उस अभिक्रिया के होने के बाद। समझ में आया? तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी आपको अभिक्रियाएं मिल जाएंगी। देखिए लिख रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर, रासायनिक अभिक्रिया कब हुई मानी जाती है, जब दो या दो से ज्यादा तत्व मिलकर किन्हीं और उत्पाद का निर्माण करें, कोई और नए तत्व का निर्माण करें, यौगिक का निर्माण करें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी प्रकार हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा तत्वों की अभिक्रिया करवाएंगे, नई चीज बनेगी, लेकिन अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद जो द्रव्यमान है, न तो वहां पर थोड़ा सा भी द्रव्यमान बनेगा और न ही उसका विनाश होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला नियम जो दिया गया रासायनिक संयोजन के नियम के जो दो नियम हो उनमें। जो दूसरा नियम है वो क्या है, ये दिया गया स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात के नियम के द्वारा क्या बताया जाता है, देखिए आप अभी तक सिर्फ उनके नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने ये पढ़ा है कि जो तत्वों से मिलकर पदार्थ बने हैं, तत्व जो है वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर जाकर हम आगे आएंगे परमाणु और अणुओं के बारे में, क्योंकि इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, इनका बताना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि जो तत्व थे वो परमाणुओं से मिलकर बने थे, वो परमाणु क्या है, उस परमाणु में क्या क्या है, वो सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है वो देखिए। स्थिर अनुपात के नियम के द्वारा बताया जाता है कि जब दो या दो से ज्यादा तत्वों मतलब पदार्थों से यानी तत्वों से जब नए यौगिक का निर्माण होता है, जैसे यहाँ देखिए दो यहाँ पे हमारे तत्व थे, इनसे एक नया यौगिक बना, तो उस यौगिक के अंदर उन तत्वों का या उन तत्वों के परमाणुओं का अनुपात जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। कैसे बताएंगे, आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, एक बार ध्यान दीजिए कि
किसी अभिक्रिया द्वारा, किसी अभिक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा निर्मित, तत्वों द्वारा निर्मित यानी बनाए गए यौगिक में उन तत्वों का, उन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। क्या बताया गया कि किसी भी अभिक्रिया में, जैसे कोई भी अभिक्रिया हुई, उसमें दो या दो से ज्यादा तत्वों से एक नया यौगिक बना, तो उस नए बने हुए यौगिक में जो तत्व होंगे वो हमेशा एक स्थिर अनुपात में ही रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो सुनिए। आपने जल ले लिया, वाटर ले लिया, यानी कि हमने पानी ले लिया, हमने जल ले लिया, इंडिया का ले लिया, ठीक है, अमेरिका का ले लिया, किसी तालाब का ले लिया, किसी कुएं का ले लिया, कहीं से भी ले लिया हमने, तो हमेशा उसमें दो हाइड्रोजन के जो है परमाणु और एक ऑक्सीजन का, यही पड़े मिलेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन जो है वो दो हैं, ऑक्सीजन एक रहेगा। चाहे आप वो जल यहाँ का ले लीजिए, चाहे आप जल किसी विदेश का ले लीजिए, चाहे वो जल ले लीजिए किसी भी चीज़ का, अगर वो जल है तो उसमें जो जल के, जो भी जल के जो यौगिक बनेंगे उसमें वो हमेशा जिन तत्वों से मिलकर बने हैं उन तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। दरअसल यहाँ पर जब तत्वों का अनुपात की बात आती है तो द्रव्यमान के द्वारा अनुपात को देखा जाता है। आपको सिर्फ एक बात इसको ध्यान रखनी है कि हमेशा जैसे जल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। अगर मैं लिख दूं इसको CO, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। यानी जो यौगिक बनता है उस यौगिक में जिन तत्वों के द्वारा वो बना है उन तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वो फिर आपने कहीं से भी लिया हो या कहीं से भी आपने उसको बनाया हो। ये कौन कहता है, स्थिर अनुपात जो है आपका का नियम कहता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, जिसका अनुपात स्थिर रहे। किन का अनुपात स्थिर रहे, उन तत्वों का जिन तत्वों के द्वारा कोई नया यौगिक बना। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो गया इन दोनों के दोनों नियमों के बारे में। उसके बाद ये तो चलो हो गया कि जब तत्वों की बात हो रही थी, जब तत्वों ने आपस में अभिक्रियाएं की, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ने क्या बताया, स्थिर अनुपात के नियम ने क्या बताया, ये हमने देख लिया। अब वापस से आते हैं हम परमाणु वाले टॉपिक पे, क्योंकि हम परमाणु से ही तत्वों के ऊपर गए हैं, तत्वों की हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है। अब आते हैं परमाणु के ऊपर। जब परमाणु को बताने के लिए मैंने आपको बताया बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिर्फ धारणाएं दी, अपनी विचार विमर्श जो हैं वो स्पष्ट किए, लेकिन किसी ने भी कोई ना तो ऐसा मॉडल बनाया, ना कोई ऐसा सिद्धांत दिया जिसके द्वारा बिल्कुल ये सच से, मतलब बिल्कुल इसको लिखा जा सके कि वो जो तत्व जो छोटे छोटे और टुकड़ों में बांटे गए और जिसके द्वारा और टुकड़े नहीं बांटे जा सकते, वो लास्ट वाला जो हमारा कण था वो परमाणु कहलाया। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं जॉन डॉल्टन नाम से, उन्होंने इसके बारे में बताया, उन्होंने गजब की ये बात बताई और उन्होंने प्रतिपादित भी किया, इस बात को एक्सप्लेन भी किया अपनी थ्योरी के द्वारा कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी अगर हम पदार्थ हैं, जितने पदार्थ जितने तत्वों से मिलकर बने हैं, यदि हम उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं बांटते जाएं बांटते जाएं तो वो क्या होगा, वो लास्ट में आकर एक समय पर आकर रुक जाएगा और उसको बोला जाएगा परमाणु। और फिर उन्होंने उसके बारे में अच्छे से बताया। तो अब देखते हैं कि जो जॉन डॉल्टन है उनका सिद्धांत क्या कहता है। तो अगली हेडिंग डालिए, जॉन डॉल्टन का सिद्धांत। अब जॉन डॉल्टन का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी तत्व, चाहे वो यौगिक हों, मिश्रण हो, सभी तत्व यौगिक मिश्रण छोटे
छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। यानी कि जितने भी हमारे पदार्थ होंगे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे, और उन्हीं कणों से मिलकर बनने के बाद वो पदार्थ बनेगा, और उन छोटे छोटे कणों को क्या बोला जाएगा? आपका परमाणु बोला जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो देख लेते हैं कि उनमें इन्होंने क्या क्या बताया, इनके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। तो पहली बात जो इन्होंने बताई कि सभी द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि ये जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में इन परमाणुओं का, किनका? इन कणों का, इन परमाणुओं का, परमाणु का न तो सृजन किया जा सकता है, किया जा सकता, न ही विनाश, न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। तीसरी चीज जो क्या बताई कि दिए गए किसी भी तत्व के, यानी कि दिए गए तत्व के, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इसको समझिए, ये पॉइंट क्या कहता है। इस पॉइंट के द्वारा ये बताया गया कि आपको मान लीजिए कोई भी तत्व दिया गया, कोई भी पदार्थ दिया गया, मान लीजिए मैंने इस चीज को मान लिया कि ये लोहे की एक रोड है छोटी सी, ठीक है, लोहे की एक छोटी सी रोड है। तो इसके अंदर दिए गए इन तत्वों में, इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान, हमने यहां से अलग अलग एक एक परमाणु निकाल दिया, परमाणुओं से मिलकर बनाए, छोटे छोटे टुकड़ों में परमाणुओं से मिलकर बनाए, सभी परमाणुओं को निकाल दिया। उन परमाणुओं का द्रव्यमान, पहली चीज द्रव्यमान, और दूसरी चीज उनके रासायनिक गुणधर्म समान रहते हैं, एक जैसे होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये सारी मैंने बताया आपको, जो लोहे की मैंने रोड ली, ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी है? लोहे के कणों से, यानी कि लोहा मतलब आयरन के कणों से। आयरन वाले देखिए आप, जो मैंने आपको टेबल में बताया था, आयरन क्या था? इससे मिलकर, यानी कि कहीं से भी निकालिए Fe ही निकल कर आएगा। और हर एक कण का अपना एक द्रव्यमान होगा, परमाणु होंगे, उनका अपना एक द्रव्यमान होगा और उनके अपने अपने रासायनिक गुणधर्म है, लेकिन वो एक जैसे हैं सारे। तो सभी के जो द्रव्यमान और सभी के जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। किसके लिए? एक ही तरह के तत्व के लिए। अगर लोहे की एक रोड है तो लोहे के लिए, क्योंकि हर एक जगह से लोहे के ही कण निकलेंगे। उसी प्रकार प्लास्टिक की अगर बात करेंगे, मान लीजिए कार्बन की कोई बात की गई तो हर जगह से कार्बन के निकलेंगे। उसी प्रकार एल्यूमिनियम की अगर बात की गई तो हर जगह से एल्यूमिनियम के निकलेंगे। तो उन सभी के, किसी दिए गए तत्वों के या दिए गए पदार्थ के जो कण होंगे ना, जो परमाणु होंगे, उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान जो पहली चीज है, और दूसरी चीज उनका जो क्या है, रासायनिक गुणधर्म, ये दो चीजें जो हैं उन सभी परमाणुओं के लिए क्या रहती हैं? समान रहती हैं। क्या रहती हैं? समान रहती हैं। तो यह है तीसरा पॉइंट,
चौथा पॉइंट क्या था? अब ये एक तरह के पदार्थ के लिए था, भिन्न भिन्न तत्वों के लिए। किनके लिए? भिन्न भिन्न तत्वों के लिए। हम बताएंगे भिन्न भिन्न तत्वों के लिए, तत्वों के लिए अलग अलग जो तत्व होंगे, अलग अलग तत्वों के लिए उनके परमाणु, उनके परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसको समझिए। बस इससे पहले वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा एक जैसा तत्व तो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना, तो उन सभी परमाणुओं के गुणधर्म भी एक जैसे, जो रासायनिक गुणधर्म है, द्रव्यमान भी एक जैसा। भिन्न भिन्न तत्व हैं। एक चीज मैंने लोहे की ले ली, एक चीज एल्यूमिनियम की, तो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम के तत्व से और लोहे के तत्व से मिलकर बना है। तो लोहे वाले में अलग तत्व, अलग परमाणु होगा, इसका परमाणु अलग होगा। तो उन अलग अलग तत्वों के, अलग अलग उन तत्वों के अपने अपने परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे और उनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा और लोहे के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, और दोनों के रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? देखिए शाबाश, कि भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, यौगिक निर्मित करते हैं। अब ये समझिए क्या है कि जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में क्या करेंगे? संयोग करेंगे आपस में और यौगिक निर्मित करेंगे। जैसे जल है, जल में क्या हुआ? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। तो इनमें जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या का एक अनुपात है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इनके अनुपात में संयोग करेंगे और एक यौगिक निर्मित करते हैं। इसका मतलब ये है। समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा क्लियर होता है जॉन डाल्टन का सिद्धांत। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने साइंटिस्टों के बारे में देखा, क्या कुछ हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से जो साइंटिस्टों ने खोज की है, किस तरीके से परमाणु का पता चला है। आगे हम पढ़ेंगे, अब जो परमाणु है उसके अंदर हम सारा कुछ पढ़ेंगे, परमाणु में क्या क्या होता है, परमाणु को आगे डिवाइड किया गया या नहीं किया गया, अणु क्या होता है, इनके बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।